रमाकांत के देहांत के बाद सीता काकी काफ़ी अकेली पड़ गई थी। सिवाय एक बेटे केशव के अब उनके जीवन में कोई नहीं था। सीता काकी ने उसका पालन पोषण कर उसे बड़ा किया और पढ़ने शहर भेज दिया। लेकिन जब केशव शहर से वापस आया तो अपनी डिग्री के साथ साथ सीता काकी की बहू को भी ले आया। यह देखकर सीता काकी का दिल बैठ गया। कितने सपने संजोए थे बेटे के ब्याह के लिए, और यहाँ उसने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पूरे गांव में खुसर फुसर होने लगी थी कि केशव शहर से बहू लेकर आया है। सीता काकी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहीं। रमा को स्वीकार भी नहीं किया। उस पर गांव की औरतों ने आग में घी का काम किया। बेचारी सीता काकी इतने साल बेटे को पाल पोस के बड़ा किया और अब शहर की लड़की उसे अपने जाल में फंसा ले गई। अरे शहर की छोरी है, कामकाज तो कभी किया नहीं, अब बेचारी सीता काकी ही चूल्हा चौकी करेंगी। इनका क्या करें, बुढ़ापे में बेटे ने दूर कर दिया तो दाना पानी कहाँ है इनके लिए। अच्छा काकी, अपना ख्याल रखना। और कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चली गईं। माँ आंगन में बैठी सब सुनती रही पर कुछ नहीं कहा और खाना बनाने में लग गई। लेकिन काकी ने रमा का बनाया खाना नहीं खाया और पानी पीकर सो गईं। केशव और रमा घंटों मान मनुहार करते रहे पर काकी ज्यों की त्यों थी। अगले दिन काकी के उठने से पहले ही रमा ने सारे घर की सफाई कर दी। कुएं से पानी निकालकर सब बर्तनों को भरा और फिर नहा धोकर मंदिर में पूजा करने लगी। मंदिर की घंटी की आवाज़ से काकी की नींद खुली। रमा ने नाश्ता बना दिया और फिर घर के काम काज में लग गई। वह हर काम काकी से पूछकर करती थी और काकी से कुछ न बोलने पर भी सारा काम अच्छे से कर देती थी। रमा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। एक बार घर में पूजा थी तो रमा ने काकी की थाली परोसी और काकी के पास लेकर गई। लेकिन काकी ने खाने से मना कर दिया। रमा ने खाने की थाली काकी के सामने रख दी। काकी ने देखा थाली में दाल चावल, 2 तरह के साग, अचार, पापड़ और मट्ठा रखा हुआ है। काकी खुद को रोक ना पाई और सारा खाना चट कर गईं। आज रमा बहुत खुश थी पर काकी का व्यवहार अब भी नहीं बदला था। वो अभी भी रमा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी। एक शाम केशव ने आकर रमा से कहा, केशव, रमा, अब मुझे रुपए कमाने शहर जाना होगा। यहाँ गांव में रहकर कब तक फोकट की रोटियां तोड़ते रहेंगे। रमा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप शहर जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए और यहाँ की चिंता मत कीजिए। मैं अच्छे से माँ जी का ख्याल रखूँगी। केशव, रमा तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर माँ कभी कुछ कह भी दे तो बुरा मत मानना। रमा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी माँ की तरह ही हैं और उनका गुस्सा जायज़ है। हम उन्हें बताए बिना शादी की, उनके अरमानों को ठेस पहुँचाई है। केशव, जानता हूँ रमा, इसलिए अब मैं शहर जाकर बहुत सारे रुपए कमाना चाहता हूँ ताकि माँ को और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूँ। रमा, आप निश्चिंत होकर जाइए और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं माँ का पूरा ख्याल रखूँगी। केशव, रमा तुम बहुत अच्छी हो, कहकर केशव ने रमा को गले से लगा लिया। अगले दिन केशव अपना सामान बांधकर माँ के पैर छूकर शहर के लिए निकल गया। काकी की आंखें भर आईं। शायद वो अपने बेटे को माफ़ कर चुकी थी। केशव के जाने के बाद काकी और रमा की ज़्यादा बातें नहीं होती थीं। काकी के मन में हमेशा रमा के लिए गुस्सा ही रहता। फिर भी रमा कुछ नहीं कहती और काकी का दिल जीतने की कोशिश करती रहती। धीरे धीरे रमा ने सारे घर की साफ़ सफाई करके उसे पहले से भी अच्छा बना दिया। घर में इधर उधर बिखरा पड़ा सामान करीने से जचाकर रख दिया। घर में चारों तरफ फूलों के पेड़ पौधे लगाकर घर को और अच्छा बना दिया। साथ ही घर के पीछे जो खाली जगह थी वहाँ सफाई करवाकर सब्जियाँ उगाने लगी। धीरे धीरे सब्जियाँ आसपास में लेने लगे, जिससे घर में पैसे आने लगे। केशव जो भी पैसे भेजता वो सब काकी को दे देती और घर का खर्चा सब्जियां बेचकर जो पैसे आते उनसे चलाने लगी। धीरे धीरे उसकी सब्जियां पूरे गांव में बिकने लगीं। लोग सुबह शाम उसके घर ताज़ी सब्जियां लेने आते थे।
काकी भी खुश रहने लगी, पर रमा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। रमा खुशी खुशी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। एक सुबह रमा जैसे ही उठी, उसका जी मिचलाने लगा और वह दरवाजे की तरफ भागी। उसे उल्टियाँ होने लगीं। जब उसने काकी को आकर बताया तो काकी ने तमक कर कहा, जे उल्टियाँ हो रही हैं तो मैं क्या करूं? रमा, माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। काकी, यह कोई शहर ना है जो डॉक्टर के पास जाएगी, और पैसे कहाँ हैं? रमा, आपके बेटे ने जो पैसे भेजे हैं उनमें से कुछ पैसे दे दीजिए। काकी, वो तो मेरे बेटे के पैसे हैं, बड़ी आई उन पर नज़र गाड़ने वाली। रमा, आपके बेटे पर मेरा भी तो कुछ हक है माँ जी। काकी, ज़्यादा बकर बकर ना कर मेरे सामने, तुमसे पहले हमारा हक है हमारे बेटे पर। अब जा अंदर जाकर काम कर, सर मत खा हमारा। रमा अंदर आ गई और कुछ देर बिस्तर पर लेट गई। शाम को जब उठी तो उसे भूख लगी। वो रसोई में गई, पर खाना देखते ही उसे फिर उबकाई आने लगी। उसका खट्टी चीज़ें खाने का मन करने लगा, पर रसोई में ऐसा कुछ नहीं था। वो घर के पीछे गई। वह नींबू के कई पेड़ लगे थे। रमा नींबू तोड़ तोड़ कर खाने लगी। तब जाकर उसका मन शांत हुआ, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन पड़ोस में रहने वाले 15-16 साल के राजू को उसने इमली खाते देखा। रमा ललचाई आंखों से राजू को देखे जा रही थी। राजू भी भाग गया और पास आकर इमली का कटोरा रमा को दे दिया। रमा इमली को अपने कमरे में ले आई और खाने लगी। रमा को खाना बिल्कुल भी नहीं भाता था। ना उसने ध्यान दिया और ना ही काकी ने। कुछ दिन निकले। अब तो रमा को रोज़ इमली खाने का मन होने लगा। एक दिन उसने देखा राजू छत पर है। उसने राजू को बुलाया और कुछ पैसे देकर इमली लाने को कहा। राजू ने उसे इमली लाकर दे दी। अब तो यह रोज़ रोज़ होने लगा। एक दिन रमा की सास ने राजू को घर से जाते हुए देख लिया तो चिल्ला पड़ी रमा से, काकी, ये लड़का रोज़ रोज़ यहाँ क्या करने आता है? तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे आजकल। रमा, माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। काकी, मैं सब समझ रही हूँ। पति को शहर भेज दिया और अब यहाँ अपनी आधी उम्र के लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है बेशरम। रमा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? राजू के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो बस यहाँ मेरे काम से आता है। काकी, हाँ हाँ, जानती हूँ कौन सा काम है तुझे। पति की गैर हाजिरी में मुँह काला करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? रमा काकी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और चक्कर खाकर वहीं गिर गई। काकी घबरा गई। उसने पड़ोस में रहने वाली ऊषा ताई को बुलाया। दोनों ने उसे कमरे में ले जाकर लिटाया। ऊषा ताई ने रमा का हाथ और पेट देखकर कहा, बधाई हो काकी, आपकी बहू पेट से है, अब तो आप दादी बनने वाली हैं। ये बात सुनकर काकी पिघल गईं। बच्चे के आने की खुशी में वो रमा के प्रति अपना सारा गुस्सा भूल गईं और रमा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। काकी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऊषा ताई अपने घर चली गईं। तभी राजू बाहर से दौड़ता हुआ आया, लेकिन काकी को देखकर अपने हाथों को पीछे छुपा लिया। काकी, कारे पीछे का छुपा रहा है राजू? कुछ नहीं काकी, इतना कहकर राजू जाने लगा, लेकिन काकी उसे रोक लेती हैं और राजू के हाथ से इमली का कटोरा नीचे गिर गया। काकी ने कटोरा उठाया और उदास हो गई। इतनी मामूली सी चीज़ के लिए उसने रमा को गलत समझा और गलत इल्ज़ाम लगाए। काकी अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी और रमा के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद रमा होश में आ गई तो बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। काकी, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, गलत समझा। रमा, नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हो, आप मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। काकी, आज से तुम ही मेरी बहू हो। रमा, अच्छा तो फिर मेरी मुँह दिखाई कहाँ है? दीजिए। रमा मुस्कुराकर बोली। काकी, अभी लाती हूँ बेटी, कहकर काकी कमरे से बाहर चली गई और एक बड़ा सा कटोरा लेकर आई जिसमें बहुत सारी इमली भरी थी। काकी ने रमा को कटोरा थमाते हुए कहा,
ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं। काकी, आज से मेरी बहू भी तुम हो और बेटी भी तुम, कहकर काकी ने रमा को गले से लगा लिया। दरवाजे पर केशव भीगी आंखों से सब देख रहा था। वो जानता था इमली की खटास के आगे रिश्तों की खटास अब कम हो चुकी है।